नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात डीजल की। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। देश में लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है। इस ग्राफ में यह दिखाया गया है कि जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ता गया है। अगली खबर देश के कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अब 1540 सहकारी बैंक आरबीआई के तहत आएंगे। इनमें 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों को अब आरबीआई की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। अगली खबर बाबा रामदेव के खिलाफ केस को लेकर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दिया है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने इस तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। कोरोना को लेकर पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जांच पूरी होने तक प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी, तो अब उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि पतंजलि ने जिस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था उसमें कोरोना वायरस का जिक्र भी नहीं था। प्रदेश के आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर और कफ बुखार की दवा के लिए लाइसेंस दिया था। वहीं बाबा रामदेव की पतंजलि ने ट्रायल को लेकर जिस निम्स विश्वविद्यालय का जिक्र किया था, उस निम्स विश्वविद्यालय में जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मैं वहां पर इंचार्ज था और वहां पर किसी तरह की कोई दवा का ट्रायल के लिए इजाजत नहीं ली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोई ट्रायल होते हुए भी नहीं देखा है। बाबा रामदेव की दवा पर सरकारी रोक के बाद पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताते हुए दावा किया है कि उनकी कंपनी ने आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी है। बालकृष्ण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी तय मानक हैं, उन्हें 100% पूरा किया गया है। उधर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दावों को लेकर मीडिया में छपी रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा है कि पतंजलि के दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। पतंजलि ग्रुप ने 23 जून को सुबह कोरोनिल टैबलेट और स्वासारी बटी नाम की 2 दवाएं लॉन्च की थी, जिनके बारे में पतंजलि ने दावा किया था कि ये दवाएं कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज हैं। उधर चीन ने अब 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर नेपाल अब डरने लगा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने आरोप लगाया है कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने केपी ओली सरकार से अपील की है कि वह चीन के हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करे। उधर एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लद्दाख में सीमा विवाद के बाद यह पहली राजनयिक बातचीत है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के पूर्व एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और चीन विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगहो ने बातचीत में हिस्सा लिया। जून में पहली बार दोनों देशों के राजनयिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मुद्दे पर बातचीत कर तनाव कम करने के विकल्पों पर ध्यान दिया। अगली खबर रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI, MiG-29 की जल्द डिलीवरी पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रूस संबंध एक विशिष्ट एवं विशेष सामरिक भागीदारी है और दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध बरकरार रहेंगे और कई मामलों को दोनों देश कम समय में आगे लेकर बढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया। मॉस्को में आयोजित विक्ट्री डे परेड के जरिए रूस ने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
इस परेड के दौरान भारत की सैन्य टुकड़ी ने भी तिरंगे के साथ क्रेमलिन की सड़कों पर जबरदस्त समा बांधा। आपको बता दें कि 75वें विक्ट्री डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मास्को पहुंचे हुए हैं। भारत चीन तनाव के बीच आर्मी चीफ नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। जनरल नरवणे ने चीन के साथ झड़प में बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को प्रशंसा पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर ताजा हालात का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि गलवान में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद सेना प्रमुख पहली बार लद्दाख दौरे पर हैं। उधर भारतीय मौसम विभाग ने 24 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कुछ उत्तरी राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में मानसून दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि मानसून की तीव्रता के हिसाब से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लाल रंग जैसी 4 तरह की चेतावनी दी जाती है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट अधिकारियों को तैयार रहने के लिए दिया जाता है। उधर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत का मामला अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बॉलीवुड में मौजूदा भाई भतीजावाद को लेकर अब दिवंगत एक्टर इंदर की पत्नी पल्लवी कुमार ने एक पोस्ट के जरिए करण जौहर और शाहरुख खान पर आरोप लगाया है। पल्लवी कुमार ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।